साल 2014 में द कैलकुलेटर नाम की एक रशियन साइंस फिक्शन फिल्म रिलीज हुई जिसमें भविष्य दिखाया गया है जब इंसान पृथ्वी को छोड़कर दूर दराज के ग्रहों पर आबाद हो जाते हैं। तो जैसे ही फिल्म की कहानी शुरू होती है, हम एना नामी लड़की की आवाज सुनते हैं। वो कहती है कि आज से 1000 साल पहले ही पृथ्वी जीने लायक नहीं रही थी। तब इंसानों ने दूसरे ग्रहों की तलाश में पृथ्वी को छोड़ दिया। समय के साथ साथ उन्हें जीने लायक ग्रह मिल गए और अब वो काफी ग्रहों पर आबाद है। इन ग्रहों पर भी इंसानों ने अपने राज्य और सरकारें बनाई और साथ ही एक ऐसी संस्था भी जो इन ग्रहों को आपस में लड़ने से रोकती है और ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं। मगर फिर भी हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता। ये कहानी एक खास ग्रह के बारे में है जिस पर एक बहुत बड़ा शहर आबाद था। इस शहर का नाम टाइटेनियम था। इस ग्रह पर बिना सुरक्षा के रहना बहुत खतरनाक था। यहाँ अलग तरह के खतरनाक एलियन जीव थे जो इंसानों को चंद लम्हों में ही खत्म कर सकते थे। इस ग्रह की ज्यादातर जमीन दलदली थी। एलियन प्राणियों से बचने के लिए टाइटेनियम शहर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच लगाया गया है जिससे ये शहर अंदर से पूरी तरह सुरक्षित है। इस ग्रह पर एक जेल भी बनाई गई है क्योंकि जहाँ इंसान होगा और वहाँ अपराध ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं कि टाइटेनियम शहर के जेल में 10 अपराधियों को सजा के लिए लाया जाता है। यहाँ के कैप्टन एक घोषणा करते हैं और अपराधियों को कहते हैं कि उन्हें अपनी आजादी हासिल करने का एक अंतिम मौका दिया जाएगा। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर हैप्पीनेस नाम का एक टापू है। अगर तुम सब जिंदा वहां तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं क्योंकि सुरक्षा कवच के बाहर मौत का खेल चलता है। हर तरफ जानलेवा एलियन जीव है और अगर किसी तरह उनसे बच भी गए तो जगह जगह से दलदल है जिससे निकलना नामुमकिन है अगर उसमें फंस गए तो। खैर जो भी हो, फिर भी इन कैदियों के लिए ये एक मौका था तो सभी को शहर की सीमा पर लाया जाता है। तभी एक और अपराधी को लाया गया जिसके सर पर कपड़ा था। कैप्टन उसे कहते हैं कि वो 20 कदम आगे बढ़े। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो अपने कदमों को गिन रहा था। उसका पैर एक पत्थर पर लग गया जिसे वो आगे फेंक देता है। वो पत्थर सीधा जाकर सुरक्षा कवच से टकराता है। इसका मतलब कि इस आदमी को मालूम था कवच कहाँ है और ये कवच इतना खतरनाक है कि कोई भी चीज इससे टकरा जाए तो वो राख बन जाती है। इस आदमी का नाम एरविन था। यही इस कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर है। कैप्टन उसे मारना चाहता था मगर उसे आदेश मिलते हैं कि वो ऐसा ना करे। कैप्टन उसके चेहरे से कपड़े को हटाता है। असल में एरविन निर्दोष था। किसी समय में वो इस ग्रह के राष्ट्रपति का सलाहकार हुआ करता था मगर उसे कुछ ऐसी बातों का पता चला जो कि आम जनता के लिए अच्छी नहीं थी। यानी सरकार के काले राज। आसान शब्दों में लीडर करप्ट था और एरविन उसका राज पाश करना चाहता था। एरविन एक मैथमेटिशियन भी था इसलिए उसने सिस्टम में कुछ बदलाव भी किए थे। तो किसी झूठे इल्जाम की वजह से उसे हिरासत में लिया गया है। ये लोग इसे अचानक से नहीं मार सकते थे क्योंकि ये कानून से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया। एरविन के पास इस ग्रह के हर प्राणी की जानकारी थी। उसे उनके कमजोरियों के साथ साथ ये भी पता था कि कौन सा एलियन जीव ग्रह के किस हिस्से में पाया जाता है। शहर का सुरक्षा कवच कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। कैप्टन उन सभी कैदियों को बाहर निकालकर उन्हें एक संदूक देता है कि अब वो यहाँ से जा सकते हैं। अगर वो द्वीप सच में हुआ तो ये बच जाएंगे, अगर नहीं तो ये इनके लिए वैसे भी मौत की सजा है। दिए गए संदूक में हथियार और खाना था क्योंकि ये कई दिनों का सफर था। कैप्टन वापस से शहर में चले गए और कवच को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया। एरविन सबको अपना नाम बताता है और उनसे भी नाम पूछता है मगर वान नाम का एक अपराधी आगे आया। कहता है कि अब से मैं तुम लोगों का लीडर हूँ। जो मैं कहूँगा वही तुम्हें मानना होगा, तभी तुम लोग जिंदा रह पाओगे। कुछ दूरी पर एक एलियन जीव जमीन से बाहर निकलता है और फिर से जमीन के अंदर चला जाता है। इस चीज को देखकर सभी काफी घबरा गए। एरविन उन्हें समझाता है कि ये एलियन जीव आवाज और हरकत की तरफ आकर्षित होता है। एरविन नहीं चाहता था कि वो वान को फॉलो करे। इन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम एना था। वो एरविन का साथ देती है। एरविन एना को अपने साथ शामिल कर लेता है और वान से कहता है कि हम दोनों तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे। इससे वान को बहुत गुस्सा आता है। तब एरविन सामान वाला संदूक खोलता है और सभी लोग उसमें से सामान लेने के लिए भागते हैं। एरविन ने पहले ही चाकू उठा लिया था जबकि दूसरे लोग खाने की चीजें जमा करने लगे।
लेकिन वान उस संदूक पर अपना अधिकार जमाता है। तो एरविन उसके साथी की गर्दन पर चाकू रखकर उसे धमकाता है कि हमें हमारा हिस्सा दो। ना चाहते हुए वान को उनके हिस्से का काना और रस्सी देनी पड़ी। अंत में एरविन उससे वो खाली संदूक भी मांगता है, मगर वान कहता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे अपना काना देना होगा, वो भी पूरा का पूरा काना। एरविन मान जाता है। राशन के बदले उसे वो खाली संदूक मिल गया। असल में यहाँ कोई भी अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि ये दलदली जमीन है, तो ये लोग रस्सी के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर कोई एक दलदल में फंस जाए तो दूसरा उसे निकाल पाएगा। एरविन एक रस्सी की मदद से संदूक को और एना को खुद से बांध देता है ताकि उसे खींचने में आसानी हो। इन दोनों के अलावा बाकी सभी वान का साथ देते हैं। एरविन और एना अपना रास्ता चुनते हैं और बाकी सब अपना। मकसद एक ही था, उस द्वीप को ढूंढना। ये एक वीरान और बंजर ग्रह था। काफी सफर करने के बाद वान के ग्रुप से एक लड़की लीला आकर एरविन से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ जुड़ सकती हूँ? तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी। और ये बात एना को अच्छी नहीं लगती। एरविन कहता है कि फिलहाल उसके लिए एक ही साथी काफी है, वो किसी और को अपने साथ नहीं मिला सकते। तभी अचानक से उन पर गोलियां चलने लगी, क्योंकि ये अभी भी शहर की सीमा के करीब थे। गोलियों से किसी तरह ये खुद को बचा लेते हैं। लीला वापस से भाग गई। कुछ देर बाद एरविन एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है ताकि आसपास के इलाके का जायजा ले सके। एना उसे सावधान रहने को कहती है, तो एरविन बताता है कि इस जगह मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ गोलियां काम नहीं करती, वो मुड़ जाती है। वहाँ दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट कैप्टन से संपर्क करते हैं, ये जानने के लिए कि उन्होंने एरविन को खत्म किया या नहीं। तो कैप्टन बताते हैं कि एरविन सुरक्षा कवच और इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानता है, वो काफी चालाक है। उसे पता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में है, इसलिए गोलियां असर नहीं करेगी और हम भी कोई हमला नहीं कर सकते। वहाँ बाहर की दुनिया में हम एना को देखते हैं, जिसे झरने का पानी मिल चुका था। वो खुद को साफ कर रही थी। उस समय एरविन पीछे ही खड़ा था। एक एलियन जीव जमीन से बाहर आता है। ये किसी बिजली की तार जैसा था। एरविन तुरंत ही उसे हमला करने से रोक देता है और एना से कहता है कि जल्दी से काटो। ये लोग उसे काटने में सफल रहे। उसी एलियन जीव के शरीर से एरविन अपने लिए एक हथियार बना देता है। कुछ देर बाद वहाँ वान और उसके साथी आ जाते हैं। वान उनसे संदूक की मांग करता है कि वो मुझे चाहिए। एरविन उसे कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने ये मुझे भेज दिया था, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इस पर। वान अपने साथियों को जबरदस्ती उसे लेने के आदेश देता है और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो एरविन उसी हथियार का इस्तेमाल करता है जो उसने उस एलियन जीव से बनाया था। ये देखकर वान और उसके लोग डर जाते हैं और एरविन से पंगा ना लेने में ही अक्लमंदी समझते हैं। एरविन और एना दोबारा अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन तभी उनका सामना एक और प्राणी से हुआ। ये चीज जमीन पर किसी भी हलचल को महसूस कर लेता है, इसलिए एरविन जल्दी से जमीन पर लेट गया और वो एना को भी शांत रहने को कहता है। वान और उसके लोग अब भी एरविन का पीछा कर रहे थे। वो इनसे थोड़ी दूरी पर थे, मगर उनके पास इतनी जानकारी नहीं थी। जब वो एलियन जीव बाहर निकलता है, वो लोग डर के मारे इधर उधर भागने और शोर मचाने लगे। वान समझ चुका था, इसलिए वो अपने लोगों को शांत रहने के आदेश देता है, मगर फिर भी उनका एक साथी मारा जाता है क्योंकि वो डर के मारे भागने लगा, जिस वजह से एलियन को मालूम हुआ और वो उसे दबोच कर मार देता है। खतरा टल जाने के बाद एरविन और एना ने थोड़ा समय आराम किया, जिसके बाद एरविन अपनी कहानी बताता है। एरविन का मानना है कि उसके पास गणित का बहुत ज्ञान है। जब वो प्रेसिडेंट के लिए काम करता था, तब एक दिन उसने प्रेसिडेंट से एक पहेली पूछी थी। खैर वो पहेली जो भी थी, मगर एरविन को एक जवाब मिला था जो कि 9 नंबर था। एरविन चूंकि गणित में बहुत अच्छा है, इसलिए उसे लगता है कि वो कभी भी उस पहेली को सुलझा नहीं पाएगा। इनका पूरा सिस्टम एक एआई पर चलता और गिरफ्तार होने से पहले एरविन ने अपना एक कोड सिस्टम में डाल दिया था। उसे उम्मीद थी कि जब कोई भी उस कोड को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक वायरस है, सभी उसकी मांग करेंगे ताकि वो सब ठीक कर सके। इसका मतलब ये ना चाहते हुए भी वो लोग एरविन को जिंदा रखेंगे। एना एरविन की कहानी सुनकर सो जाती है। जब वो जागती है तो वो देखती है हजारों की तादाद में एलियन जीव इनकी ओर बढ़ रहे हैं। एरविन एना को लिए जल्दी से लोहे के उस संदूक में छुप जाता है, क्योंकि ये जीव इतने ज्यादा थे कि इनसे बचना नामुमकिन था। मगर खुशकिस्मती से ये लोग इस डब्बे में बच गए।
हमले के बाद वो संदूक तो काफी खराब हो चुका था, उसका हैंडल भी टूट चुका था। अब ये लोग बिना उस संदूक के अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। वान और उसके लोग अब भी इनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि सच तो ये था कि वान के पास कोई और प्लान था ही नहीं और एरविन को वो अपना लीडर मानने को तैयार नहीं था। इसलिए वो उसके पीछे पीछे आ रहे थे ताकि उस टापू तक पहुंच सके। मगर इतने पैदल चलने के बाद वो और उसके लोग काफी थक चुके थे। सभी को वो आराम करने के लिए कहता है, मगर ऐसे एरविन उनसे दूर चला जाएगा और ये लोग शायद उसे ढूंढ ही ना पाए। लीला वान से सहमत नहीं थी। थोड़ी बहस के बाद वो अपनी रस्सी काटकर इनका साथ छोड़ देती है और एरविन की तलाश में चल पड़ी। ये देखकर वान गुस्से में आ गया। वो अपने बाकी साथियों को आदेश देता है कि इस औरत को पकड़ो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। इसलिए वो खुद ही उसके पीछे लग गया। मगर कुछ आगे जाने पर वो खुद एक दलदल में फंस जाता है। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था और लीला उस पर हंस रही थी। ये सभी लोग अब एरविन के पीछे जाने वाले थे। आखिरी समय पर जब वान मरने के करीब था तो एक बुजुर्ग उसकी मदद करता है। वहीं एना एरविन से पूछती है कि वो जेल में कैसे आया। एरविन उसे बताता है कि उसे प्रेसिडेंट के गलत कामों का पता चल चुका था, इसलिए प्रेसिडेंट उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एरविन ने अपने बचाव के लिए योजना तैयार करके रखी थी। वो एना को बताता है कि उसने गवर्नमेंट के सिस्टम में एक वायरस इंस्टॉल किया है जो धीरे धीरे सिस्टम को खराब कर देगा और इस वायरस को कैसे मिटाना है ये सिर्फ एरविन ही जानता है। इसलिए सरकार को एरविन चाहिए। दूसरी ओर वान का ग्रुप बिना वान के एरविन और एना को ढूंढने में लगे थे। रास्ते में उन्हें दो लोग नजर आए। इन्हें लगा शायद ये एरविन और एना है, मगर करीब पहुंचकर पता चला कि असल में ये कैनाबेल है। किसी समय पर इन्हें भी उस जेल से इस बंजर दुनिया में मरने के लिए छोड़ दिया गया होगा। इसलिए अब ये इंसानों को ही खाते हैं, क्योंकि खाने को और तो कुछ है नहीं। वो उन पर हमला करते हैं और उनके एक साथी को भी मार कर खाने लगे। उस लड़की की चीखें एना और एरविन को भी सुनाई दे रही थी। एना उनकी मदद करने को कहती है, लेकिन एरविन कहता है कि अब तक वो मर चुकी होगी और हम अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। फिलहाल मुझे सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा करनी है। उसका ये व्यवहार एना को पसंद नहीं आता। वो उसे बुज़दिल पुकारने लगी कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। इस पर एरविन को बहुत गुस्सा आ गया और वो पागलों की तरह इधर उधर कूदने और चिल्लाने लगा। मतलब कि वो चाहता था कि वो एलियन जीव आकर उसे मार दे, जिस पर एना उसे शांत रहने को कहती है। एना को रोते हुए देखकर एरविन रुक जाता है और उससे माफी मांगता है। जब वान अपने लोगों तक पहुंच गया तो गुस्से में वो लीला पर हमला करता है। वो उसे मारना चाहता था, मगर लीला बताती है कि एरविन प्रेसिडेंट का सलाहकार है और प्रेसिडेंट उसे ढूंढ रहा है। अगर हम उसे पकड़कर ले जाए तो शायद वो हमें आजाद कर देंगे। वान को उसकी बात पर यकीन तो आ गया था, मगर वो उसे गद्दार घोषित करता है और कहता है कि जरूर इसके ऊपर कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगी होगी और वो उसके पैर में थी। तब लीला वहां से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि असल में वो कोई अपराधी नहीं थी, बल्कि कैप्टन की तरफ से भेजी गई एक जासूस थी। जब वो वान से भाग रही थी तो एक अलग तरह का एलियन जीव उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो जीव उसे सबके सामने खाने लगा। बाद में हम देखते हैं कि वान और उसके लोग एरविन की ओर आ रहे थे। वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, मगर एरविन को उन पर भरोसा नहीं था। वो एना से कहता है कि सावधान रहो, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वान लोहे का एक रॉड फेंककर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वान उसे कहता है कि मैं जान चुका हूँ तुम कौन हो। तुम्हारी जान के बदले में अपने आजादी का सौदा करूंगा। एरविन उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वान उसे कंधों पर उठाकर एक पुरानी इमारत में ले जाता है। कैप्टन के लोग पहले ही वहां गए थे और अगर कोई भी वहां जिंदा था तो उसे मार दिया गया। फिर वान उस सैनिक से मिलता है जो एरविन को लेने आया था। वो उसे सौदा करता है। वो सैनिक सौदे के लिए भी तैयार था, मगर जब वो उसे एरविन दिखाने ले गया तो एरविन गायब था। इस बार वो सैनिक वान को गोली मार देता है। इसके बाद वो एरविन को ढूंढने लगा, मगर एरविन को हथियार मिल चुके थे। बदकिस्मती से एना पकड़ी गई। वो एरविन को धमकी देता है कि अगर वो सामने ना आया तो एना मारी जाएगी। इसलिए एरविन उसके सामने आता है, मगर वान में अभी भी जान बची थी, इसलिए वो उस सैनिक को मार देता है। एरविन वान को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। वान भी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब एरविन एना को लेकर गुफा से बाहर जाता है। अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, जॉब नाम का एक आदमी, एना और एरविन। वो देखते हैं कि उनके सामने समुंदर है। इसमें घास से बने छोटे छोटे टापू है। एरविन सलाह देता है
कि इस पर छलांगे लगाकर वो शायद इस सागर को पार कर सके, मगर जब उस पर चढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये तैर रहा है, तो एक नाव की तरह वो उसे इस्तेमाल करने लगे। कुछ समय के बाद घास पानी से भरने लगी। वो डूब ना जाए इसलिए जॉब अपनी जान की कुर्बानी देकर पानी में कूद गया। हालांकि एरविन उसे मना करता है, मगर वो नहीं माना और समुद्र का एक प्राणी उसे फौरन ही निगल लेता है। एरविन और एना दुखी थे, लेकिन वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इस बीच कैप्टन को आदेश मिलते हैं कि एरविन को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि वायरस के कारण सिस्टम बिगड़ रहा है जो एरविन ही ठीक कर सकता है। कैप्टन एरविन को बचाना नहीं चाहता था। वो एक महिला सैनिक को आदेश देता है। वो यान में बैठकर उसे मारने जा रही थी, लेकिन सिस्टम लगभग फेल हो चुका था, इसलिए वो यान भी पानी में डूब गया। एरविन और एना अपनी जीत की खुशी मनाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि वायरस काम कर रहा है। वो एक बड़े से बांध से गुजरते हैं, जिसमें उनकी नाव गिर जाती है और वो अंत में अपनी मंजिल यानी हैप्पीनेस आइलैंड तक पहुंच गए। एरविन परेशान था, क्योंकि उसे कोड का आखिरी डिजिट याद ही नहीं था। असल में इस आइलैंड पर एक अंतरिक्ष यान मौजूद था और उस जगह का दरवाजा खोलने के लिए इन्हें वो कोड चाहिए था। एना उससे पूछती है कि प्रेसिडेंट ने आखिरी बात उससे क्या कही थी, तो वो उस पहेली के बारे में बात करता है कि उसने जवाब दिया था कि 9 नंबर। एना कहती है कि तुम ये ट्राई करो। एरविन पहले गलत कोड डालकर सिस्टम को चेक करता है, मगर यकीनन वो नंबर गलत था। सिस्टम बताता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही मौका है। इस बार एरविन 9 डायल करता है, जिससे दरवाजा खुल गया और अंदर उन्हें अंतरिक्ष यान दिख जाता है। एरविन कहता है कि इसमें सिर्फ एक इंसान ही बैठ सकता है, इसलिए वो एना को जाने के लिए कहता है। मगर असल में ये रशियंस की एक सस्ती एक्टिंग थी, क्योंकि अंत में दिखाया जाता है कि दोनों ही उस यान की मदद से इस ग्रह से निकल गए और इस बिना सर पैर वाली कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, ये थी 2014 की एक रशियन फिल्म। रशिया एक बहुत अच्छा देश है, लोग भी अच्छे हैं, मगर सच तो ये है कि इस तरह की फिल्में बनाना उनकी बस की बात नहीं। ये वेस्ट और यूरोप का काम है, क्योंकि वो सदियों से ये कर रहे हैं। ऐसी कुछ रशियन फिल्में आपने भी देखी होगी, जिसमें एक्शन और वीपीएक्स तो अच्छे होते हैं, मगर कहानी बहुत ही कमजोर होती है। खैर, ये फिल्म हमारे लिस्ट में थी, इसलिए हमने एक्सप्लेन की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।